अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, अमेरिका में सदारत की कुर्सी के लिए वोटिंग के मरहले का आगाज़ हो चुका है और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस जो हैं वो इस वक्त रेस में हैं। कांटेदार मुकाबला बताया जा रहा है क्योंकि जो पोल्स भी आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्लोज फाइट है जो कि वहाँ पर हो सकती है, होगी। 7 स्टेट्स ऐसी हैं अमेरिका में जिनको कहा जा रहा है कि वो ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं कि उनका वोट जो है वो डिसाइसिव हो सकता है कि दोनों कैंडिडेट्स में से कौन फाइनली जो है वो सदारत की कुर्सी पर जो है बराजमान हो सकेगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं अमेरिकी इलेक्शंस की तो जाहिर है किसी भी मुल्क में जब इंतखाब होते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए जो कैंडिडेट्स होते हैं वो वादे वईद करते हैं। वो एक सियासत का वही तर्ज होता है जो दुनिया भर में एक ही तरह का हम देखते हैं कि फॉलो किया जाता है। यहाँ पर भी हमने वही मामला देखा कि वादे किए गए अपने जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके साथ कि अगर हम आ जाते हैं इक़्तिदार में तो क्या कुछ करेंगे। लेकिन अमेरिकी इलेक्शन के साथ एक चीज़ जो और भी एसोसिएटेड है वो ये है कि अमेरिका में जब इलेक्शन होता है और वहाँ पर जो भी आता है हुकूमत करने के लिए, उनकी पॉलिसी और उनका आउटलुक, उसका एक इम्पैक्ट दुनिया भर में भी होता है। मिडल ईस्ट की आप बात कर लें इस वक्त, क्योंकि पैलेस्टाइन का जो एक क्राइसिस है उसको लेकर भी बड़ी नजरें हैं कि अमेरिका की तरफ से कौन अब अमेरिका में आकर बैठेगा कुर्सी पर और थोड़ा सा शायद वाजे हो के क्या कोई तब्दीली आएगी। गो के एक ओपिनियन ऑफ कोर्स ये भी है कि वहाँ पर भी जो एक डीप स्टेट का, ये एस्टैब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक सवाल है जो उठाने की कोशिश करेंगे आज की इस नशिस्त में कि क्या कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट को अगर देखें तो क्या मामला होगा। हम खुद अपनी बात करें तो हमें किस तरीके से या किस प्रिज्म से जो है वो इस इलेक्शन को देखना चाहिए कि हम पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर इन दोनों में से जो भी कोई उम्मीदवार जो है वो जीतता है। और साथ ही साथ जाहिर है मेरे साथ जो एनालिस्ट है उनकी बड़ी गहरी निगाह है इस पूरी एक्टिविटी के ऊपर, तो इनसे थोड़ा सा मेरा ख्याल है यहाँ पे वो भी करवाते हैं, इनका अपना ओपिनियन भी लेते हैं और देखते हैं कि इनके ख्याल में कौन जो है वो जीत सकता है। आज हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, बहुत गहरी निगाह। और जब हम बात करते हैं अमेरिका, यूके, वहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर भी करते हैं और अंडरस्टैंड भी करते हैं। डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। वॉइस ऑफ अमेरिका से साकिब उल इस्लाम साहब मौजूद है मेरे साथ, बहुत शुक्रिया साकिब आपका आपके वक्त के लिए। और नुमाइंदा हैं नियो न्यूज़ के अमेरिका में मौजूद है इस वक्त, वहाँ पर सदारती इंतखाबात को कवर करने के लिए वकास गौरी ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया वकास आपका भी आपके वक्त के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेती हूँ। सर वैसे अमेरिकन इलेक्शन एक मतलब अगर हम उस तरह से बात करें तो एक रूटीन का मामला है, हर मुल्क में इलेक्शन होता है, अमेरिका में भी हो रहा है। मैंने इंटरनेशनल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कह लीजिए, टीवी चैनल्स कह लीजिए, जरीदे कह लीजिए, एक टर्म बार बार पढ़ी कि तारीखी इलेक्शन हो रहा है, हिस्टोरिकल इलेक्शन हो रहा है। इसमें क्या हिस्टोरिक है? बहुत शुक्रिया यशफीन। देखिए बात यह है, बिलाशुबा ये एक तारीखी इलेक्शन है। उसकी वजह 3-4 बड़ी अहम वजह है। वैसे तो मैं आई अप्रिशिएट आपने इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छे अंदाज में ना मौजूदा अमेरिकन इलेक्शन को एलेबोरेट किया है, लेकिन इसके अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कि ये तारीखी एतबार से दुनिया के महंगे तरीन इलेक्शन है, तारीखी एतबार अमेरिका की तारीख के कांटेदार तरीन इलेक्शन है। उसके बाद आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ट्रंप 2 बार, ये अमेरिका की तारीख में 2 बार औरत ने इलेक्शन लड़ा है और दोनों बार ट्रंप के मुकाबले में, पहले हिलरी क्लिंटन थी और अब कमला हैरिस हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये आ गई है कि वाकई ही अमेरिकी सियासत जो है वो बड़े सगीर की सियासत से मिलती हुई नजर आ रही है। आपने देखा कि ट्रंप ने कहीं पर डेमोक्रेट्स जो हैं उनको कचरा कहा और कचरे की वैन चलाई अलामती तौर पर, एस्टैब्लिशमेंट को करप्ट कहा, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट को करप्ट कहा, फिर अमेरिका को मकबूजा अमेरिका कहा। तो उससे पूछा गया कौन सा मकबूजा, उसने कहा लोग समझते हैं मैं किनको कह रहा हूं कि किनका कब्जा है अमेरिका पर। फिर उसके बाद उसने इमिग्रेशन के हवाले से जो बातें की, फिर उसके बाद जॉब्स के हवाले से, मैं ये समझता हूं। और उसके जवाब में जो कमला हैरिस ने कहीं पे ट्रंप की जहनी सेहत पर बात की, कहीं पर ट्रंप के जनाब इखलाकी जो इकदार हैं और उसकी जो पर्सनल लाइफ है उसको अटैक किया गया। तो ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार ये कोई पाकिस्तानी सियासत हो रही है। और कहीं ट्रंप कह रहा है जी मैं इलेक्शन का रिजल्ट नहीं मानूंगा, और वो कह रहे हैं अच्छा जी नहीं मानोगे तो क्या होगा जी मैं जी कैपिटल हिल पे चढ़ाई कर दूंगा जैसे पहले किया गया। अच्छा, ये सारा कुछ होने के बाद सबसे अहम बात यह कि अमेरिकी तारीख के ये पहले इलेक्शन है जिसमें खुद अमेरिकी अवाम जो हैं वो ना सिर्फ दाखिली मामलात के ऊपर तकसीम हुए नजर आ रहे हैं बल्कि खारजा पॉलिसी पर भी तकसीम हो रहे हैं। नॉर्मली अमेरिकी इंतखाबात में खारजा पॉलिसी की अहमियत बहुत कम होती थी क्योंकि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक खास थिंक टैंक के साथ चलती है, उसको पेंटागन कंट्रोल करता है और उसमें कोई चेंज नहीं होती है। यहां पर ये आ गया है कि एक तरह से बड़ी वाज़े लाइन ली जा रही है। फलस्तीन के मामले में दोनं तकरीबन एक जैसी बात कर रहे हैं कि जी हम इसराइल के साथ हैं, इसराइली लॉबी को खुश करने की बात की, लेकिन यूक्रेन के मामले में ट्रंप
और कमला हैरिस में बिल्कुल 360 डिग्री का फर्क है। कमला हैरिस कहती है हम नेटो को और मजबूत करेंगे, हम यूरोप को मजीद सपोर्ट करेंगे, हम रशिया पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन ट्रंप इज अगेंस्ट। ट्रंप कह रहा है जी नेटो जो है वो मेरे पैसे खा रहा है, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे खा रहा है। ट्रंप कह रहा है जी मैं सबसे पहला काम करूंगा यूक्रेन में हमारा खर्चा बंद करूंगा, जंग खत्म करूंगा, नहीं तो यूरोप जाने तो यूक्रेन जाने और रशिया जाने। इससे यह तासुर बढ़ता है कि वाकई ही क्या ट्रंप के जहन में या दिल में कोई पुतिन के लिए कोई नरम गोश है या ट्रंप। इस पे तफसील से बात करते हैं सर। मैं जरा ना, क्योंकि आपने कहा ना कि कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से ये तारीखी इलेक्शन क्यों है, आपने एक दो पॉइंट्स मुझे बताए। मैं जरा साकिब उल इस्लाम साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। साकिब, ये थोड़ा सा अपनी प्रेडिक्शन भी दे दीजिएगा, ये मजीद तारीखी हो सकते हैं आपके ख्याल में कि अ वुमन माइट एंड अप विनिंग द इलेक्शन एंड दैट टू अ वुमन ऑफ कलर? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, जैसे 2008 के इलेक्शन में हुआ था कि पहले अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे बराक ओबामा, उसी तरह इस इलेक्शन में, और 2016 का इलेक्शन भी तारीखी था क्योंकि खातून प्रेसिडेंट बनने जा रही थी। तो इस लिहाज से एक बहुत अहम कॉन्सिक्वेंशियल और तारीखी इलेक्शन है अमेरिका के 2024 के, और जिसमें जो भी आउटकम होगी वो एक तारीखी आउटकम होगी। और यहाँ पर जैसे कि बात आपने की है, मुकाबला कांटे का है, और अभी तक जो पोल्स हैं उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 या 2% से आगे पीछे होते रहते हैं, और वो घंटों के हिसाब से वो पोल्स तब्दील हो रहे हैं। लोग जब खुल के सामने आ रहे हैं तो वो फिर लिखे इलेक्शन के वक्त तक लोग इंतजार करते हैं। ऑल्दो अमेरिका में अर्ली वोटिंग का एक जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, तकरीबन 8 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो ऑलरेडी वोट कास्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी गिनती कल रात को होगी जब तमाम रियासतों में पोलिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद सबसे पहले कास्ट किए गए गिनती किए जाएंगे, उसके बाद फिर जो अर्ली वोटिंग जो पिछले 1.5 महीने से चल रही है वोटिंग का सिस्टम, वो किए जाएंगे। तो प्रेडिक्शन चल रही है बहुत ज्यादा, हर पोल जो है वो 1 या 2 पॉइंट से ट्रंप को आगे कर देते हैं, फिर वो कमला हैरिस को आगे कर देते हैं। सो अभी तक अप इन द एयर है, और यही इस अमेरिकन जो इंतखाबात है उनकी खूबसूरती है कि आखिरी वक्त तक कुछ पता नहीं होता कि क्या होगा। और जैसा कि आपने बात की, अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें तो 43 रियासतों में, 50 में से 43 रियासतों में डन है कि रिपब्लिकन जीतेंगे या डेमोक्रेट्स जीतेंगे। लेकिन 7 रियासतें, शुरू अगर मैं यहाँ से करूँ ईस्टर्न अमेरिका से, तो जिसमें पेंसिल्वेनिया सबसे बड़ी रियासत है 19 वोटों के साथ, उसके बाद नॉर्थ कैरोलिना है, जॉर्जिया है, मिशिगन है, विस्कॉन्सिन है, और फिर उस तरफ जो है नेवाडा और एरिजोना। ये 7 रियासतें जो डिसाइड करेंगी कि इनमें से ज्यादातर रियासतें 4 या 5 जो भी जीत जाएगा, या 4 भी जीत जाए तो वो व्हाइट हाउस का नया मकीन बन सकता है। पेंसिल्वेनिया इसमें सबसे अहम है, और दूसरे नंबर पे आपको बताऊं, जो अगर मुसलमानों के लिहाज से देखा जाए तो रियासत मिशिगन जो है वो निहायत अहमियत की हामिल हो गई है इस इलेक्शन में, क्योंकि अभी कल रात को सदर ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने अरब अमेरिकन की बात की, और उन्होंने कहा कि कमला हैरिस और उनकी कैबिनेट जो है वो मिडिल ईस्ट को इन्वेट करेगी, और वो खैर वो उनका एक स्टाइल है जो एग्जैजरेट करके बढ़ा चढ़ा कर बातों को बयान करने का। लेकिन पहली दफा हुआ है पिछले 3 इलेक्शंस में, सदर ट्रंप तीनों इलेक्शंस में रहे हैं, पहले जीते उसके बाद हारे और अब फिर मैदान में है। उन्होंने मुसलमानों पर बैन लगाया, वो ये बात करते हैं कि इमिग्रेशन नहीं होनी चाहिए, वो मुसलमानों को इस मुल्क से निकालना चाहते थे। लेकिन इस इलेक्शन में मिशिगन की स्टेट के जो 4 लाख मुसलमान हैं, जिसमें 2,60,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, वो अहमियत के हामिल इसलिए हो गए हैं कि उस रियासत के 15 इलेक्टोरल वोट्स जो है वो मुसलमानों को वोट डिसाइड करेंगे। पिछला पुराना पैटर्न आपके माइंड में है कि जो 7 रियासतें जिनको हम स्विंग स्टेट्स इस वक्त कह रहे हैं, ये कहाँ होती हैं ट्रेडिशनली, किन के साथ होती है? रिपब्लिकन्स के साथ होती हैं या डेमोक्रेट्स के साथ? पेंसिल्वेनिया जो है ट्रेडिशनली डेमोक्रेट्स के साथ होती है, लेकिन 2016 के इलेक्शन में सदर ट्रंप ने उसको जीत लिया था बहुत नैरो मार्जिन से। फिर 2020 में जो बाइडेन ने उसको वापस जीता, लेकिन अब फिर वहां पे कांटे का मुकाबला है। मिशिगन स्टेट ट्रेडिशनली तारीखी तौर पर डेमोक्रेट रियासत है, लेकिन 2016 के इलेक्शन में सदर ट्रंप ने मिशिगन को भी जीता था, और फिर 2020 में जो बाइडेन उसको वापस जीत लिया उन्होंने डेमोक्रेट्स के लिए, लेकिन वहां पर भी कांटे का मुकाबला है। और इस तरफ की जो रियासतें हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, ये डेमोक्रेट रहती हैं, लेकिन कभी पिछले 2-3 इलेक्शन साइकिल्स में वो रिपब्लिकन की तरफ चली गई हैं। वेस्ट अमेरिका में देखें तो
नेवाडा और अरिजोना ट्रेडिशनली जो है वो रिपब्लिकन रियासतें हैं, लेकिन अब वो पिछले 1-2 इलेक्शंस में उन्होंने इतना वो ब्लू हो गई है। मैं साथ आपकी तरफ वापस आती हूँ, मैं जरा वकास को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, सिंस वहाँ पे कवर कर रहे हैं इस वक्त इलेक्शंस को। वकास, इस वक्त एज वी स्पीक ये जो बात यहाँ पर हो रही है, आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि वाज़े बर्तरी किसको हासिल है? वहाँ पर बैठ के आपको इसी तरह की फील आप भी समझते हैं कि वहाँ पर है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि जो पोल्स आए हैं प्री इलेक्शन वो कभी कैमला को 1 पॉइंट से आगे जाहिर कर रहे हैं, कभी 2 पॉइंट से, लेकिन ये इस मुकाबले को नेक टू नेक मुकाबला जो है वो कहना मुनासिब होगा। इंतहाई सख्त मुकाबला है और अगेन सारी जो अहम किरदार है वो स्विंग स्टेट्स जो हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया जो है वो 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ सबसे अहम किरदार अदा करेगी। और ये भी देखा गया कि पेंसिल्वेनिया से जो उम्मीदवार जीतता है व्हाइट हाउस का आइंदा मुकीम भी वही उम्मीदवार बनता है। इसके अलावा जॉर्जिया की सियाह फार्म कम्युनिटी जो है वो अहम किरदार अदा करेगी। मिशिगन में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका वोट हासिल करने की भी कोशिशें की जा रही हैं। और एक कंपैरिजन जो आपने जैसे प्रोग्राम के इब्तिदा में ये गुफ्तगू हुई कि इस मर्तबा अगरचे अमेरिका का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो हमसे कहीं आगे है, लोग बड़ा स्मूथली वोट कास्ट करते हैं, अर्ली वोटिंग भी हो चुकी है, तकरीबन 7 करोड़ लोग जो हैं वो वोट डाल चुके हैं और बाकी जो है आज हक़ रायदही अपना इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका बानी पीटीआई से ममासलत जो है वो हैरान कुन हद तक है कि वो सेम उनका तर्ज सियासत जो है वो देखने में आ रहा है कि उन्होंने जिस तरह एक ये बयान दिया कि अगर धांधली हुई तो वो इसको नहीं मानेंगे। और यहाँ पर व्हाइट हाउस में कल हमने देखा कि व्हाइट हाउस की फेंस लगाकर चारों तरफ से बंद कर दिया गया है, बाकायदा सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और कहीं कहीं जैमर जो है उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक खतरा मौजूद है, ये कहा बराह रास्त ऐसी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, लेकिन आप देखें कि जब इलेक्शन के नताइज आ जाएंगे तो किस पार्टी से अमेरिकी जो काम है उनको खौफ है कि वो हमला करेगी। यकीनी तौर पे वो डेमोक्रेटिक नहीं है, डेमोक्रेटिक जो है वो सुना माहौल लग रहा है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये तो हम इस तरह की बातें, वो भी डॉक्टर साहब ने भी कहा कि मुमासलत होती जा रही है बरसगीर में जो इलेक्शन होते हैं उसके साथ। मुझे कुछ चीजें, कल तो एक व्हाइट हाउस पे एक जब हेलीकॉप्टर आया तो मुझे वो भी मैंने कहा अंदर से कोई डायरी लेके ना बाहर निकल आए कि जी मैं जा रहा हूँ। तो एक बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म की मुमासलत जो है वो इस बार, आप तीनों इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, मुझे इजाजत दीजिएगा साकिब। डॉक्टर साहब आप लोग इत्तेफाक कर रहे हैं कि कांटे का मुकाबला आप लोग कह रहे हैं कि है, लेकिन एक ओपिनियन कहीं ना कहीं ये भी एग्जिस्ट करता है कि डोनाल्ड ट्रंप को अगर हम सामने रखें एंड द काइंड ऑफ जो अभी तक पॉपुलैरिटी उनकी आई है पोल्स के ऊपर और जो ओपिनियन में सामने आ रहा है उनका, कहा जा रहा है कि वो जो नारा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो इट इज यू नो वो लोगों के साथ एको कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है लोगों की वो उसके साथ। इज इट सेफ टू से कि इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए कहीं ना कहीं वो ज्यादा मकबूल हैं, क्योंकि उनके बारे में कुछ अर्सा पहले तक ये तज्जियात आने लग गए थे कि ही इज अ डेड हॉर्स इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। सो फ्रॉम बीइंग अ डेड हॉर्स टू समबडी जो इतना कांटे का मुकाबला पोल्स पे कर रहा है, बिल्कुल इज इट सेफ टू से कि वो पॉपुलर हैं? डेफिनेटली नहीं। मैं ये समझता हूँ कि जब से वो इलेक्शन हारे थे उन्होंने उसी वक्त से तैयारी शुरू कर दी थी कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे और जो बाइडन हो या कोई भी हो वो उनके मुकाबले में आएंगे। और मेरा ख्याल ये कि आपने देखा होगा कि रिपब्लिकन की तरफ से भी कोई भी मुजाहमत नहीं हुई उनको सदारती उम्मीदवार बनाने में, गो के इंटरनली बहुत सारे दूसरे उम्मीदवारों के नाम लिए जा रहे थे। लेकिन एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं ये समझता हूं कि ट्रंप जिस अंदाज में अमेरिकन पब्लिक के अंदर सियासत कर रहे हैं और जिस अंदाज में वो, मैं साफ कहूंगा कि एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं, इस तरह पहले अमेरिका की सियासत में कभी नहीं हुआ। अमेरिका के अंदर बहरहाल देयर आर सम रूल्स ऑफ द गेम, देयर आर सम रूल्स एंड दे फॉलो दैट। दूसरी बात यह है कि अमेरिका के अंदर ये कभी नहीं देखा गया था कि इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर भी क्वेश्चन उठे। पहले आपको मैं बताता चलूं, आपको याद होगा जब बुश और एल गोर का मुकाबला था तो एल गोर के वोट ज्यादा थे और बुश की इलेक्टोरल ज्यादा थे और एल गोर कोर्ट में चले गए और फिर नीचे से ऊपर के कोर्ट तक गया, 2 महीने मामला लटका था। इवेंचुअली एल गोर को कोर्ट ने कहा कि आपके वोट के हिसाब से आप फाते हैं, लेकिन चूंकि हम इलेक्टोरल सिस्टम चाहते हैं तो जमहूरियत की बका के लिए आप इसको चलने दें। और एल गोर ने स्टेप डाउन किया, मुकाबले से मतलब उसको शिकस्त को तस्लीम कर लिया। हिलरी क्लिंटन के वक्त अगेन ट्रंप के वोट कम थे
थे, हिलरी क्लिंटन के ज्यादा थे, लेकिन हिलरी क्लिंटन ने कोई उस पर एहतजाज नहीं किया क्योंकि वो उसके बेनिफिशियरी थे, पीछे बुश साहब थे, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा उनको मुकाबला करने का कोई मार्जिन नहीं था। यहां पर ट्रंप वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि मेरे अगर इलेक्टोरल वोट हो या ओवरऑल वोटिंग हो, अगर नंबर ऑफ वोट भी मेरे ज्यादा हुए तो मैं लड़ूंगा, अगर इलेक्टोरल तरीके से मुझे हराया गया, क्योंकि उनका यह ख्याल है कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर उनकी बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, और जितने भी आप पोल्स देखें इंटरेस्टिंगली अभी तक वो स्विंग स्टेट्स में ट्रंप को जिताते नजर आ रहे हैं, चाहे वो विस्कॉन्सिन हो, चाहे वो नॉर्थ कैरोलिना हो जहां सियाह फार्म वोट बहुत ज्यादा है, चाहे वो मिशिगन हो मुसलमान वोट बहुत ज्यादा है, पेंसिल्वेनिया हो जहां पर सबसे ज्यादा टफ मुकाबला है, सब ने कोशिश की है, सब जगह ट्रंप की अक्सरियत है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर तो ट्रंप जीत गए तो डेमोक्रेट्स के पास कोई हल नहीं होगा, हमेशा से होता है जो बरसर इक़्तिदार होता है उसके पास ना तो धांधली का नारा लगाने की गुंजाइश होती है, ना ही उसके पास एहतजाज की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर ट्रंप हारे तो बहरहाल आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, कोई एहतजाज आए, खुसूसी तौर पर जो प्रॉपर रिपब्लिकन रियासतें हैं वहां पर। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके जो अभी आपने कुछ बातें की और ये जो बार बार आ रहा है कि मुमासलत नजर आ रही है कुछ वहां पर, इस दफा जिस तरह की बातें हो रही हैं इलेक्शंस के अंदर, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे साकिब, पहले थोड़ा सा वही जो सवाल मैंने डॉक्टर साहब से किया था उस पर भी मैं चाहती हूँ कि आप अपना तज्जिया जरूर दें कि जो एक पॉपुलैरिटी हमें नजर आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके पीछे क्या फैक्टर्स आपके ख्याल में हो सकते हैं? वो नारा लगा रहे हैं, क्या वो रेजोनेट कर रहा है वहां पर लोगों के साथ? वो तो जिस तरह की बातें मजीद आगे बढ़कर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को रोक करार दे रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को करप्ट कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को डिसमेंटल करूंगा अगर मेरी गवर्नमेंट आ गई। कौन सी बातें हैं जो लोगों के साथ जो है वो कर रही हैं, लोग उसको उनके साथ वो कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो भी है पॉपुलर तो नजर आ रहे हैं? उनका मसला ये है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक आम आदमी की जुबान इस्तेमाल करते हैं, वो ब्लू कॉलर वर्कर्स अमेरिकन जिनकी तर्जुमानी ट्रंप करते हैं रस्ट बेल्ट में, ऐसी रियासतों में जहां पर लोग जो हैं वो कानूनी से या किसान हैं या इस तरह के शोबों से मुंसलिक हैं और वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो सदर ट्रंप उनकी जुबान में बात करते हैं, खुलकर वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर रख रखाव होता है, अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट की जाती है, इतना खुल के किसी पे तनकीद नहीं की जाती, और तारीखी तौर पर इसीलिए इसको दुनिया की अजीम तरीन जमहूरियत का खिताब भी दिया जाता है कि यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ पावर जो है वो निहायत स्मूथ तरीके से होता है, अनलाइक जो हमने पिछले इलेक्शन में देखा जब कैपिटल पे हमला हुआ। तो सदर ट्रंप जो है वो एक अनऑर्थोडॉक्स और निहायत ही गैर रवायती किस्म के सियासतदान है जिसकी वजह से उनकी मकबूलियत है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्शन में अब तक जो पोल्स के अलावा जो मकबूलियत का ग्राफ है वो कमाला हैरिस का ऊपर है इस वक्त। लेकिन यही चीज थी 2016 के इलेक्शन में जब हिलरी क्लिंटन ट्रंप से ज्यादा मकबूल थी, लेकिन ट्रंप जो थे वो मकबूल नहीं थे, वो मशहूर इस लिहाज से थे कि वो बातें ऐसी कर रहे थे, उनके स्कैंडल्स इस किस्म के आए कि वो लोगों के अंदर उनके बारे में तजस्सुस पैदा हुआ और उसी तजस्सुस ने उनको जो है वोट दिलवाए। और अभी जैसे सर बात कर रहे थे कि जो पॉपुलर वोट है वो चाहे जो भी जीते इलेक्टोरल कॉलेज पे यहाँ पर फैसला होता है। तो जैसे 2016 में हिलरी क्लिंटन पॉपुलर वोट जीत चुकी थी, 6.5 करोड़ वोट थे उनके, डोनाल्ड ट्रंप के 62 मिलियन यानी 6 करोड़ 20 लाख वोट थे। तो वो फिर लेकिन यह है कि यहाँ पर फैसला इलेक्टोरल कॉलेज करता है, तो उस लिहाज से सदर ट्रंप जीत गए थे। अब जो है मकबूलियत का ग्राफ सदर ट्रंप का कमला हैरिस से नीचे है। हो सकता है जो साबिक सदर ट्रंप है वो पॉपुलर वोट जीते हैं, उनके वोट जो है जो काउंटिंग है वो कमला हैरिस से ज्यादा हो, लेकिन कमला हैरिस जो है वो स्टेट से ज्यादा जीते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज जीत जाए और वो जो है अपना सदर बन जाए। तो इस वक्त जो है मुकाबला कांटे का है, कुछ पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे एग्जिट पोल सामने आना शुरू होंगे, लोग जब निकल के बाहर आएंगे वो बताएंगे क्या हो उन्होंने किस तरह वोट डाले हैं। और उसके अलावा जो अब तक जो अर्ली वोटिंग के जो शुरू के नतीजे सामने आने शुरू होंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या ट्रेंड है बनना शुरू होगी। साकिब आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत के हवाले से बात कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो आप समझते हैं कि उनकी मकबूलियत में इजाफा उन्होंने किया है पिछले कुछ अर्से में? एक फैक्टर ये भी समझा जा रहा है या आपका उस पर तज्जिया क्या है कि जो उन पर हमला हुआ, दूसरी मरतबा हमलावर पकड़ा गया, तो क्या उससे भी कोई सिंपैथी का कोई एक वो है, कोई एक वेव है जो उनकी तरफ गया होगा?
बिल्कुल, डेफिनेटली ये जो चीज़ है इसने डेफिनेटली सर ट्रंप को बहुत पुश दिया है। उनकी कैंपेन में एक जान दोबारा से डाल दी जब वो पेंसिल्वेनिया में उनके ऊपर हमला हुआ, और उसके बाद एक दफ़ा उनके जो मार-आ-लागो उनका जो फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर है अपना, इस वक्त जो उनका है इलेक्शन कैंपेन का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर भी एक हमला हुआ उन पे, तो उससे डेफिनेटली उनको एक उनकी कैंपेन को पुश तो मिला। लेकिन इस वक्त जो देखा जाए तो जो फैक्टर्स जो है उनके हैं वो लोगों की जो यहाँ पे इंटरनल मसाइल हैं उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जंगें खत्म करूंगा, वो ये कहते हैं कि अमेरिका को एक्सटर्नल वॉर्स के अंदर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी वॉर में नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के अंदर रोड्स और सड़कें और ब्रिजेस और एयरपोर्ट्स बनाए जाए। वो ये कहते हैं कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया जाए। वो ये कहते हैं कि ब्लू कॉलर वर्कर्स को जॉब प्रोवाइड की जाए। वो कहते हैं कि वापस आप फ्रैक्शन की तरफ जाएं, वापस आप जो है ये कानूनी की तरफ वापस जाएं जिन पर पाबंदी लगाई जा चुकी है डेमोक्रेट्स की हुकूमतों में। तो वो उन लोगों की जुबान में बात करते हैं जो अमेरिका के जो रियल अमेरिका के अंदर रहते हैं। अगर आप देखें तो डेमोक्रेट्स की जो रियासतें हैं, कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है या नॉर्थ ईस्ट की सारी रियासतें, यहाँ वाशिंगटन डीसी से लेकर न्यूयॉर्क ऊपर मेन तक, कनाडा के बॉर्डर तक, ये रियासतें साहिली रियासतें हैं और ये यहाँ पे आबादी ज्यादा है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं, मिडिल अमेरिका के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर वायोमिंग, मोंटाना, नॉर्थ डिकोटा, साउथ डिकोटा, यूटा, ये नेब्रास्का, आयोवा, ये वो रियासतें हैं जहाँ पर लोग किसान हैं, जहाँ पर लोग छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, जहाँ पर उनकी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा इन जॉब्स पे, जिसके लिए सदर ट्रंप बात करते हैं कि हमें इकोनॉमी को बेहतर करना है और आम आदमी की कुव्वत खरीद को ज्यादा करना है, इन्फ्लेशन को कम करना है। बिल्कुल, ये वो अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिसीज के ऊपर, कमिटमेंट्स के ऊपर, तो वकास की जो एक इंप्रेशन है मेरा ख्याल है दुरुस्त भी है, लेकिन आप अपना तज्जिया जरूर इसके ऊपर दीजिएगा। डॉक्टर साहब ने भी बात की कि जब हम बात करते हैं इजराइल की, फलस्तीन की, कुछ फॉरेन पॉलिसी के कुछ ऐसे एरियाज और भी हैं जहां पर कोई भी आ जाए, वहां पर इलेक्ट होकर वो पॉलिसी मेकिंग उसके पास नहीं आती या उसका अपना पर्सनल जो एक आउटलुक है वो इंप्लीमेंट नहीं होता। आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि उम्मीद ना रखी जाए कि फलस्तीन का जो मसला है या इजराइल का जो इस वक्त एक इशू है उसके ऊपर कोई तब्दीली हो सकती है इन दोनों में से अगर कोई आएगा तो, डिपेंडिंग ऑन दैट? देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी जीते या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इक़्तिदार में आ जाएं, लेकिन अमेरिका की जो मिडल ईस्ट से मुताल्लिक और बाकी जो फॉरेन पॉलिसीज है उसमें कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार हैं वो अपने बयानात में एंटी वॉर जो है उन ख्यालात का इजहार तो कर चुके हैं, जंग रोकने की बात भी कर चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की बात भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो जो अमेरिका की एक पॉलिसी है वो उसी तरह रहेगी। और अगर हम इसको पाकिस्तानी या पाकिस्तान के तनाजुर में देखें तो इस वक्त जो एक मामूल के ताल्लुकात हैं अमेरिका के पाकिस्तान के वो ही कायम रहेंगे, क्योंकि अमेरिका को इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान की इस खित्ते में ज़रूरत नहीं। जब से आपकी अफगान जंग जो है वो वहाँ से इनखला हुआ है अमेरिकी फ़ौज का, इत्तेहादी फ़ौज का, उसके बाद से उस तरह जो है नज़दीकियाँ अमेरिका और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान नहीं है। एक मामूल के जो ताल्लुकात हैं वो ज़रूर जारी रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आती है या कैमला हैरिस की हुकूमत आती है तो आपकी मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है इसमें कोई फौरी तौर पर कोई तब्दीली आ सकती है। और हमारे लिए क्या आप कोई इम्पैक्ट इसका देखते हैं, डिपेंडिंग इनमें से कौन आता है? देखें, आप पाकिस्तानी तो वैसे ही खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और बानी पीटीआई को जेल से छुड़वाएगा। मैं बल्कि कल सोच रहा था कि इन्होंने चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में उम्मीदें लगाई तो वो उनका मसला हो गया। इसके उमर अता बंदयाल साहब वो चले गए, फौज के इन्होंने एक दो लोगों से उम्मीदें वाबस्ता की, वो जेल में चले गए। अब पीटीआई वाले ट्रंप को ना काम लगवा दें और इनकी बरकत से ट्रंप जो है वो ना घर बैठ जाए। तो अच्छा कहा डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं? ये वैसे अगर आप पैटर्न देखें तो बात दुरुस्त है। बहुत सही कहा है, बड़ा ऐसा पैटर्न तो है, बिल्कुल जमाल ने सही कहा है कि मेरा ख्याल ये है, सच्ची बताऊं तो जो समझदार हल्के हैं चाहे वो कहीं के भी हों, वो ये जानते हैं कि अब अमेरिका उस अंदाज में पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात है उसमें इस तरह की मुदाखलत नहीं कर सकता, ना ही उसको करनी चाहिए। और पॉलिटिकल गेन या इस तरह के होप्स रख लेना, मेरा ख्याल है ये इट्स जस्ट बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। रियलिटी ये है कि अमेरिका
अमेरिका की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो सर्द महरी पर इस वक्त चल रही है। रियलिटी ये है कि इसराइल इतनी जुल्म, इतनी बर्बरियत कर चुका है कि अब उसको सीज फायर की तरफ आना ही आना है, चाहे वो डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन आए। अब सीज फायर के अलावा हल क्या रह जाना कि गजा को तो मलबे का ढेर बना दिया, या दूसरी सूरत यह है कि ईरान जंग में कूद जाए और पूरा खित्ता जो है वो एक जंग की लपेट में और तीसरी आलमी जंग के दहाने पर आ जाए। इसके अलावा कोई तीसरी डेवलपमेंट अगले 3 हफ्तों में नहीं होगी, या जंग बढ़ जाएगी या जंग अब रुक जाएगी। ये तो होगी फलस्तीन और खित्ते की सूरत हाल। तीसरी बात आपको बताऊं, पाकिस्तान के लिए सबसे अहम यह है कि पाकिस्तान इस वक्त तारीखी तौर पर एक ब्रिज का किरदार अदा कर सकता है अमेरिका और चाइना के दरमियान। जो उनकी बढ़ती हुई दूरियां हैं, उनका जो एक सख्त एक दूसरे के खिलाफ जो दो ताकतें खड़ी हो रही हैं, पाकिस्तान उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। और एक चीज़ और हमें समझनी पड़ेगी, वो ये है कि यूरोप भी अब यूक्रेन की जंग से तंग आ गया है। यूरोप भी चाहता है कि कोई ऐसी फेस सेविंग मिल जाए जिसमें ना तो रशिया जीत का दावा करे ना यूक्रेन की हार हो। इस तरह का कुछ मामला हो कि तमाम फेस सेविंग हो, क्योंकि अगली सर्दियों के अंदर आपको अंदाजा नहीं है कि यूरोप पूरे में जो कि रशिया की गैस के ऊपर डिपेंड करता है, एनर्जी क्राइसिस आने का चांसेस है। और अगर ये सूरत हाल रही तो जनवरी फरवरी में हो सकता है पूरे यूरोप में गैस और जो हीटिंग है उसका क्राइसिस आ जाए। ये सारे मामला को सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर अमेरिकी सदर ट्रंप बने या कमला हैरिस बने, बुनियादी फॉरेन पॉलिसी सेम रहे कैसे। क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें डॉक्टर साहब, तो पहले इसी पे आप कमेंट कर दें कि एक तो क्राइसिस हो गया पैलेस्टाइन का, उसके ऊपर तो आपने अपनी राय दे दी। एक जाहिर है हमारे लिए जब हम इश्यूज की या क्राइसिस की बात करते हैं तो कश्मीर हमारे लिए तो एक वो है पॉइंट ऑफ कंसर्न है। उसको लेकर आपको लगता है कि कोई मे बी कोई पेशरफ्त या किसी चीज़ की तवक्को रखनी चाहिए? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर के अंदर भी सालसी के लिए एक दफ़ा कहा गया था कि करवाई जा सकती है। ऑफ कोर्स भारत का वही एक टिपिकल रद्द-ए-अमल था उसके ऊपर उस वक्त। मैं आपसे बात की डॉक्टर, जी प्लीज आप। मेरा ख्याल ये है कि भारत अब उस हटदर्मी के उस मुकाम पर पहुंच चुका है कश्मीर के मामले में, जिसके अंदर अमेरिका को बहरहाल कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन सबसे बढ़कर अहम ये है कि पूरे मुसलमान ममालिक की तरफ से जब तक दबाव नहीं डाला जाएगा कश्मीर के मसले के ऊपर कोई मज़ीद बेहतर पेशरफ्त होने की सूरत नज़र नहीं आ रही। हत्ता कि मोदी की बड़ी बुरी शिकस्त हुई कश्मीर में 370 हटाने के बाद। ये पहला मौका है कि उसने कोशिश की कि कोई हिंदू वज़ीर आला आ जाए, लेकिन बदतरीन शिकस्त हुई इन नाम नहाद कश्मीर के इंतखाबात में। अमेरिका इस वक्त कश्मीर के मामले में किसी तरह नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका तो इस वक्त जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लवी डवी रिलेशन में है विद इंडिया। वो प्यार की पिंगे बढ़ा के बैठा हुआ है इंडिया, इसराइल और अमेरिका मिलकर। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर अमेरिका किसी भी सूरत में कोई अपने तल्लुकात को जेपटाइज करेगा पाकिस्तान के लिए। मौजूदा अफगानिस्तान के मामले के अंदर हमें देखना होगा, अफगानिस्तान के अंदर जिस मैस को अमेरिका छोड़ के गया है उस मैस को ठीक करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। ये दुनिया को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है, हिलरी क्लिंटन ने भी कहा, ट्रंप ने भी माना। यानी डेमोक्रेट्स भी ये बात जानते हैं कि किस जल्दी में ये भागे हैं वहाँ से, और रिपब्लिकन में ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि जी इसको मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान का जो एंड किया गया वो अच्छा नहीं किया गया। तो पाकिस्तान उसकी कीमत पे कर रहा है। मैस को फिक्स करने की कोशिश फिर से एक इंटरफेरेंस समझी जाएगी एक बात। दूसरी बात ये कि वो जिस तरीके से फिक्स किया जा रहा है उसका कोई ना कोई फॉल आउट हम पर फिर होगा। नहीं, मैं ये समझता हूँ यशमीन, उसके अंदर सिंपल सी बात है, वो ये कि जो दोहा मुआहिदा हुआ जिसमें ज़ल्मे खलीलजाद थे, पाकिस्तान था और तालिबान थे, उसके अंदर अगर उस मुआहिदे को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवा दिया, जिसकी सबसे अहम शर्त ये थी कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सरजमीन पर किसी सूरत में कोई हमला नहीं होगा, टीटीपी नहीं होगी। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आके तो मजीद कुछ बात करते हैं। मैं साकिब को भी शामिल करूंगी कि वो थोड़ा सा वो भी तज्जिया दें कि जो मिडिल ईस्ट की तरफ क्या पॉलिसी होगी अमेरिका की इस वक्त, जो पैलेस्टाइन का क्राइसिस है उसको लेकर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले साकिब अल इस्लाम साहब, हम बात कर रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट है उसको लेकर अमेरिका की पॉलिसी क्या होगी। एक तो जाहिर है इसराइल पैलेस्टाइन क्राइसिस तो है ही, लेकिन उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब एक इसराइल ईरान टेंशन भी है, उसको लेकर आप क्या किरदार समझते हैं कि होगा? सो ओवरऑल जब हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों में से किसी एक के आने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है? कोई तब्दीली होगी वाज़े? अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर बनते हैं तो उन्होंने तो कहा है कि वो जंगें खत्म करेंगे, तो ये उनका एक, और इसी यही वजह है कि मुसलमान कम्युनिटी ने इस दफा ओवरवेलमिंगली सदर ट्रंप को सपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू लास्ट 2 इलेक्शंस। मुसलमान उनके पीछे इसलिए खड़े हुए हैं कि वो गजा की जंग को खत्म करेंगे। लास्ट रैली में कल रात को दोनों उम्मीदवारों ने मिशिगन में, जो कि अहम रियासत है जहाँ पर 4 लाख मुसलमान आबाद है, वहाँ पर
रैलीज की हैं और दोनों ने ही गजा वार को खत्म करने के बारे में बात की। कमला हैरिस ने भी कहा कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगी कि गजा में जंग बंदी की जाए। सदर ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि वो यूक्रेन और गजा दोनों जंगें जो हैं वो खत्म करेंगे। ओवरऑल तो इंटेंशंस दोनों की तो यही है कि जंग खत्म हो, लेकिन इसराइल का इन्फ्लुएंस अमेरिका पे बहुत ज्यादा है। इसराइली लॉबी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है और इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो होगा वही जो इसराइल चाहेगा, लेकिन दोनों उम्मीदवार ये कह चुके हैं कि वो जंगबंदी की कोशिशें करेंगे। जहां तक आपने बात की फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी में इतना सडन चेंज नहीं आता है। सदर ट्रंप जो है वो डेफिनेटली कुछ अपने ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि आमतौर पर गैर रवायती हैं, लेकिन अगर कमला हैरिस आती हैं तो तसलसल होगा वही पॉलिसी जो पिछले 4 साल से चल रही थी या उससे पहले सदर ओबामा के दौर में चलती रही हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो बड़े रख रखाव के साथ सियासत करते हैं, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एकदम चेंज नहीं करते। तो इस लिहाज से कोई फॉरेन पॉलिसी के एंड पे अगर कमला हैरिस सदर बनती हैं तो जो बाइडेन की ओबामा की पॉलिसीज पर कंटिन्यूशन होगा, कोई एक सडन चेंज नहीं आएगा। सदर ट्रंप आते हैं तो शायद हमें कुछ फॉरेन पॉलिसी के एंड पर चीजें देखने को मिले। सदर ट्रंप जो है वो अपने जाती रिश्तों पर, जाती ताल्लुकात पर बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जैसे जिस तरीके से वो हाथ मिलाते हैं, इसी तरीके से वो अपने रिलेशनशिप को रखते हैं कि वो अगर इमरान खान से मिले हुए हैं और वो अगर बानी पीटीआई के बारे में कुछ बात सुनेंगे तो शायद वो उस पर कुछ करें। तो ये एक चीज है, क्योंकि वो सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देखकर ये बात की जाती है कि वो जिससे मिल लेते हैं फिर उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ बात करते हैं। तो ये नहीं होगा कि 4 साल तक पाकिस्तान के साथ कोई बात ही नहीं हुई, किसी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, सदर के लेवल पे कोई बातचीत ही नहीं हुई। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो शायद सदर ट्रंप के आने से पाकिस्तान या जनूबी एशिया के खित्ते में कुछ डिफरेंस आएगा, लेकिन कमला हैरिस के आने से पाकिस्तान में, जनूबी एशिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि कमला हैरिस का इंडियन बैकग्राउंड है। बिल्कुल ठीक है। तो आपका ये ख्याल है कि आप, क्योंकि इस आपने रीजन का कहा कि इस पर फर्क पड़ेगा, तो जो बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, फिर अफगानिस्तान को लेकर भी आप समझते हैं कि कोई हो सकती है, किसी किस्म की कोई पॉलिसी शिफ्ट हो सकती है अगर ट्रंप आते हैं तो? नहीं, अफगानिस्तान तो अब इररिलेवेंट हो चुका है। अमेरिका वहां से निकल आया है। दोनों ही जो पार्टीज थी वही चाहती थी कि अफगान वॉर से अपनी जान छुड़ाई जाए। उन्होंने छुड़वा ली, चाहे जैसे तैसे, अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से। कोई सरोकार नहीं है मेरा नहीं ख्याल कि अब अफगानिस्तान का कोई फर्क, अफगानिस्तान के अंदर ना तो अमेरिका है मौजूद है, उस लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत कम हो गई है। हाँ, अगर ये इसराइल और ईरान की जंग होती है या ईरान इस मिडिल ईस्ट की वॉर में, गजा वॉर में किसी तरीके से कुछ करता है, जैसे अभी कुछ हमले हुए हैं ईरान की तरफ से इसराइल पर, इसराइल की तरफ से ईरान पर, तो अगर ये इंटेंसिफाई होती है ये जंग, तो फिर उस खित्ते की अहमियत बढ़ेगी, फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। लेकिन पिछले हफ्ते एक हाई पावर डेलीगेशन सीआईओ ऑफिशियल्स का, मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो अफगानिस्तान गए थे। सो डोंट यू थिंक ये थोड़ा, मतलब इट वोंट बी सेफ टू से कि वो शायद उनके उसके ऊपर रडार पर नहीं है अफगानिस्तान एज ऑफ नाउ? अफगानिस्तान उस लिहाज से नहीं है, वो उसको दे आर कीपिंग एन आई ऑन अफगानिस्तान के वहां पर दोबारा से दहशतगर्दी जन्म ना ले या वहां पर ज्यादा अलकायदा या आईसिस जो है वो फिर से सर ना उठाएं। अदर देन दैट वो ये नहीं करेंगे कि अफगानिस्तान में दोबारा से इन्वेट कर लें। अगर ईरान की जंग होती है तो वो शायद पाकिस्तान को ज्यादा इंगेज करेंगे अगर ईरान की जंग होती है। लेकिन एट दिस पॉइंट जनूबी एशिया खत्ता जो है सिवाय इंडिया के इररिलेवेंट है अमेरिका के लिए, और इस इलेक्शन में भी उसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं। बिल्कुल ठीक है। विकास, यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पे हमने बात की है और क्या उन पर इम्पैक्ट होगा। ये जो एक इमिग्रेंट्स वाला, इलीगल इमिग्रेंट्स वाला इशू है, उसको लेकर भी हमने देखा कि बड़ी एक हार्ड लाइन पॉलिसी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सामने आई है। तो इस तरह की पॉलिसीज का आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट होगा? अभी आप वहाँ पर मौजूद भी हैं। देखें, बिल्कुल जो डोनाल्ड ट्रंप के इमिग्रेंट से मुतालिक सख्त बयानात हैं, उसने कुछ लोगों को काफ़ी तशवीश में मुब्तला जो है वो कर रखा है, और वो लोग यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बजाय कमला हैरिस को जो है वो तरजीह दे रहे हैं इस इलेक्शन में। और इसी तरह के कुछ और मजीद बयानात भी हैं जो कमला हैरिस जो हैं, जब वो इमिग्रेंट्स के हक में दूसरा नहीं बोलती, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो ज़रूर दिखाई देता है कि वो कहती हैं कि अमेरिका का एक मुस्बत चेहरा जो है वो सामने रहना चाहिए, और अमेरिका जो है वो तमाम जो गैर मुल्की हैं उनको, जो लीगल तरीके से आते हैं, उनको खुशामदीद कहता है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक मुख्तलिफ और गैर रिवायती
जुबान का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक इम्पैक्ट करेगा। आज के जो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और यशवीन, यहाँ पर जो अभी आप एक बात कर रही थी अफगानिस्तान से मुताल्लिक, उसमें मैं जरूर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अमेरिका की हुकूमत जो है, ये हम पाकिस्तानियों को अब समझ लेना चाहिए कि वो उस वक्त अमल में कोई काम अमल में लाती है जब उसके मुफादात को कोई रिक पहुंचे। ऐसा नहीं है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान को कोई मसला हो रहा है तो अमेरिकी हुकूमत जो है वो हमारा दर्द समझेगी या वो इसमें मैदान में दोबारा, जहाँ से बड़ी मुश्किल से उन्होंने जान छुड़वाई है, वो एक मरतबा फिर इस खित्ते में आने की गलती करेंगे। और एक और चीज ये कि अगर पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में कोई मदद की है तो इसका मुआवजा भी वसूल किया। ये अमेरिकी बड़ी इसी तरह जानते हैं जैसे हमारी गुफ्तगू हुई है। तो आप ये देखें कि आपने अगर कोई सर्विसेज दी तो आपने उसका फायदा भी उठाया। तो अब अमेरिकी, मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा नई हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान या इस खित्ते की तरफ वो कोई ऑपरेशन या कोई इस तरह की इंटरफेरेंस, तो आपका भी ये ख्याल है कि इररिलेवेंट होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि वक्त थोड़ा सा मेरे पास कम है, ये इमिग्रेंट्स वाला इशू उनके वादों में मेरा ख्याल है सर फहरिस्त है कि सील द बॉर्डर एंड स्टॉप इमिग्रेंट इन्वेजन, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो ऑटोमेटिक सिटीजनशिप है ऑफ इलीगल्स बॉर्न इन द यूएस उसको भी बंद किया जाए। बिल्कुल, इमिग्रेशन के हवाले से ट्रंप की जो पॉलिसी है वो उसमें बहुत सारे इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जियाँ नजर आती हैं। लेकिन जहाँ तक मैक्सिको के बॉर्डर के सील करने की बात है तो ये मैं आपको बता दूं कि 99% अमेरिकन जो हैं वो ये समझते हैं कि अमेरिका के अंदर जो जराइम की जो सबसे बड़ी वजह है वो इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम मैक्सिको बॉर्डर है। क्योंकि मैक्सिको के बॉर्डर से जितना भी असला है, ड्रग्स है और सबसे बढ़कर ये है कि जो वेपन क्राइम है वो उसके जिम्मेदार ठहराते हैं। सो इस हवाले से इवन जो वहाँ के जो लोकल इमिग्रेंट्स हैं वो भी ट्रंप को सपोर्ट करते हैं कि जी हर हालत में मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर चेक होना चाहिए। और आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछले 3 माह में अमेरिका की तारीख में सबसे ज़्यादा मैक्सिकन बॉर्डर से क्रॉसिंग हुई है। एवरेज रोज़ाना के 5 लाख से 10 लाख लोग एक दूसरे के बॉर्डर से आते हैं और जाते हैं। और इसकी वजह से ट्रंप ने बाकायदा उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया कि ये भी मेरे इलेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी में जो फैमिली वीज़ास के हवाले से या मुसलमान ममालिक पर बैन करने के हवाले से है, वहाँ पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जो लोकल अमेरिकन, इवन अमेरिकन मुस्लिम भी है जो वहाँ का बॉर्न है, वो जब ये सोचता है या समझता है या उसको ये बताया जाता है कि अमेरिकन रिसोर्सेज के ऊपर इससे नुकसान पहुँचता है, तो वो फिर उस हवाले से बतौर अमेरिकन जब सोचता है तो वो भी कहीं ना कहीं अमेरिकी सदर की हमायत करता है। इलीगल अमेरिकन लिविंग इन अमेरिका या जो क्रॉस बॉर्डर करके आना चाहते हैं उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा होगी अगर वो जीत जाते हैं। मेरे वक्त खत्म हो गया, वरना मजीद बात करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद खान अल-मशरिकी साहब, साकिबुल इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वकास खौरी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत सारे जो वादे किए गए और कौन से एरियाज है जहां इंपैक्ट हो सकता है, हमने कोशिश की है कि आज के प्रोग्राम में उस पर बात करें। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।